जब तक आखिरी मौका सोच के नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो तभी कुछ होगा। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को पूरी देखिए। पूरी नहीं देखिएगा, आधा सीधा पढ़ते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं होता है। आज का चैप्टर है ताप एवं उसका माप। इससे पहले हम 6 तक, अध्याय 6 तक पढ़ा चुके हैं। आज अध्याय 7 है। आज अध्याय 7 पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए। बहुत कम समय, वैसे हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार देख चुके हैं और जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर चुके हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आप लोग को बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिवान शिलोंग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उसके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर क्या होता है, ज्वर बुखार होता है, ज्वर का आभास हो रहा है। ठीक है, फिवान ने उसका माथा स्पर्श किया, माथा छुआ और उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर है, यानी कि बुखार है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी, देखिए यही तापमापी के बारे में यह पूरा चैप्टर है। तापमापी निकाला और उसने तापमापी का अग्रभाग यानी कि टिप, छोट मुंह वाला भाग जो होता है, जो जिस चीज़ को देख रहे हैं इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिस चीज़ को ये अपने मुंह में लिया हुआ है उसे टिप कहते हैं। उसको साबुन से धोकर और लंबोक का ताप मापा था। ठीक है, तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली और उसने शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया और उसे अलमारी में वापस जाके रख दिया। ठीक है, अब देखिए, क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे बुखार है? आगे इस चीज को हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में। ये देखिए, गर्म या ठंडा, कोई वस्तु कितना गर्म है ठंडा है इस चीज का कैसे पता लगाते हैं? हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। उदाहरण के लिए ग्रीष्म काल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रतिशीत यानी कि रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। ठीक है, हम यह केवल जल के दोनों नमूनों के स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं, परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियां पर ही विश्वास कर सकते हैं? ठीक है, देखिए करके जांचते हैं। इस पिक्चर में क्या है, इसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ, देखिए पढ़िए। पात्र क में गर्म जल लीजिए, पात्र ख में नरम जल लीजिए और पात्र ग में बर्फ डालकर ठंडा किया गया जल लीजिए। तीनों लीजिए। आप अपना दाहिना हाथ पात्र क में और बायां हाथ पात्र ग में डुबा दीजिए और 1-2 मिनट तक दोनों हाथ को डुबो कर रहने दीजिए। फिर पात्र क और ग में से अपने हाथ निकाल कर दोनों हाथ एक साथ पात्र ख में डुबो दीजिए, जिस तरह से इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, ये जो राइट हैंड इसको इस पानी में और लेफ्ट हैंड को इस पानी में दी हुई है। ठीक है, ये गर्म पानी है और ये फ्रीज वाला पानी है। दोनों हाथ को निकाल कर एक साथ इसमें, इस चित्र के अनुसार इसमें रख देती है। ठीक है, तो क्या अनुभव होगा इसको? देखिए यही चीज को पात्र ख में डुबोने पर मेरा दायां हाथ क्या अनुभव देखा? देखिए, जैसे ये दायां हाथ इसमें दिया हुआ था, ये गर्म पानी है इसमें दिया हुआ था, इससे निकाल के जो इसमें दायां हाथ को दिया, ये नॉर्मल वाटर है तो दायां हाथ गर्म में से इसमें जाएगा तो इसको क्या लगेगा कि पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, इस हाथ को लगेगा। ठीक है, दायां हाथ को। दूसरा, पात्र ख में डुबोने पर मेरा बायां हाथ क्या अनुभव करेगा? बायां हाथ, ये बायां हाथ क्या अनुभव करेगा? ये बर्फ वाला पानी है और उसके बाद नॉर्मल वाटर में दिया है, बर्फ वाला पानी से निकाल के नॉर्मल वाटर में हाथ दिया है तो क्या अनुभव होगा? अनुभव यही होगा कि यह पानी गर्म है। देखिए, इस हाथ से पानी पता चला कि पानी ठंडा है और इस हाथ से पता चला गर्म है। पानी एक ही है लेकिन इस हाथ से अलग और इस हाथ से अलग। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वह इस पात्र में जो ठंडा पानी था और इस पात्र में जो गर्म पानी था, निर्भर इस पर करता है कि ये पानी क्या है। यानी कि पानी तो वही है, नॉर्मल वाटर है, इसमें से निकालने पर ठंडा गर्म लगता है, इसमें से निकालने पर ठंडा लगता है। तो निर्भर इस दोनों पे करता है। देखिए आगे, क्या कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडा हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये चीज आगे पढ़ते हैं ताप से। देखिए, ताप,
किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप पिंड का ताप है। ठीक है, पिंड का ताप है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप को मापता है तापमापी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने के लिए अब आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा। ज्वर तापमापी यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ज्वर तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी ये अलग होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अब हम तापमापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापने के लिए कैसे उपयोग किया जाता है। देखिए, ताप मापने के लिए पहला है डॉक्टरी थर्मामीटर। देखिए, इसे ज्वर तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। यही है, डॉक्टर के पास जरूर देखा होगा आप लोग ने। ठीक है, यह डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर इसे कहते हैं। यह बैटरी चलित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर यह तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। ठीक है, ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला ताप मापकरण सेल्सियस होता है। इस मापकरण का ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस होता है। आगे पढ़ेंगे इसको लिखा कैसे जाता है। वीडियो में पूरी तरह से बनी रही है। ठीक है, लिखने में भी बहुत बार दिक्कत होता है, बहुत बार नहीं अच्छे से लिखा पाता है। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी मरकरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता था, लेकिन पारा मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है और दुर्घटना अगर हो जाए तो तापमापी टूट जाता है और पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। यही है पुराने तरीके से जो हम लोग नापते थे। ठीक है, देखिए, एक प्रश्न है इस बालक के मन में कि कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही माप सकते थे। वे कौन सा तापमापी था? देखिए, इसका आंसर यहाँ पे है कि वे संपर्क रहित तापमापी है। उसका नाम है संपर्क रहित। वह बिना संपर्क में आए ही उसका ताप माप सकते हैं। अवरक्त तापमापी कहते हैं। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम रहता है। ठीक है, देखिए, एक स्वस्थ शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। आगे पढ़ेंगे कि देखिए, इसके यहाँ पे एक सवाल है, क्या छोटे बच्चे के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्क के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है? आइए पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री ही नहीं होता है। ठीक है, वास्तव में सामान्यतः ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। यह जो 37 डिग्री हम लोग कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यह किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है। ये विशाल समूह का, जैसे 100, 200, 100 हो गया या 200 हो गया, 300, इतने व्यक्तियों के शरीर का ताप को इकट्ठा करके और उससे जितने व्यक्ति हैं उससे डिवाइड कर, जैसे 300 व्यक्ति लेके अब तीनों जितना पूरे 300 व्यक्ति का जितना ताप है उससे भागा दे के, जैसे उसका कुछ है तो उससे भागा दे के वह औसत निकाल लेते हैं। वही औसत होता है वह व्यक्ति का ताप। ये इसी को 37 डिग्री कहते हैं, विशाल समूह के ताप को। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान उनके कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उम्र, दिन का समय और गतिविधि के स्तर पर भी निर्भर करता है। आप दिन के भिन्न भिन्न समय पर 1 माह तक अपने ताप का माप लीजिए। ताप के पाठ्यांक अपने नोटबुक में अंकित कीजिए। 1 माह पश्चात अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। यदि हाँ, तो विचार कीजिए कि इसका क्या परिणाम हो सकता है या क्या कारण हो सकते हैं।
मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से नीचे और 42 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जैसे ये है, इसका ताप 35 डिग्री से ज़्यादा और कितना से कम, कितना था, 42 से कम होना चाहिए, यही है, ठीक ना। 35 से ज़्यादा, 42 से कम। आगे पढ़ते हैं। छोटे बच्चे और वृद्ध के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी कांख में रखा जाता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से आधा डिग्री यानी कि 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक कम होता है, ठीक है। ताप का अन्य मापकरण स्केल है, ताप का अन्य मापकरण स्केल है, ठीक ना, जिसे हम ताप का अन्य मापकरण फ़ारेनहाइट है और इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री एफ से दर्शाते हैं। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य के बराबर रहता है। देखिए, अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन कहते हैं। देखिए, एक हो गया डिग्री सेल्सियस, एक हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, एक हो गया डिग्री केल्विन, 3 गो, ठीक है, जिसे के से दर्शाते हैं और इसका एसआई मात्रक केल्विन है। यह है, तीनों ही मापक्रमों के नाम उनके विकसित करने वाले वैज्ञानिक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ताप मापकरणों को ये नाम वैज्ञानिक के सम्मान में दिया गया। देखिए आगे है ये छोटा सा, हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में निम्न तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। केल्विन स्केल पर तापकरण इक्वल्स टू होता है सेल्सियस स्केल पर तापकरण और प्लस 273.15, ठीक है। डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, जितना है डिग्री सेल्सियस में अगर हम ऐड कर देंगे 273.15 तो यह केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। देखिए और भी जाने, अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। सेल्सियस, एक मिनट, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं। इनके नाम बड़े अक्षर से लिखना प्रारंभ किए जाते हैं। ताप मात्रकों के नामों में डिग्री तो छोटे अक्षर में लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से लिखे जाते हैं, किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करके ही लिखा जाता है, ठीक है। लिखने की ये क्रिया है, क्या कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। ताप मात्रकों में नामों में डिग्री तो छोटे अक्षर से लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर में लिखा जाता है, किंतु केल्विन का मात्रक छोटे अक्षर में ही लिखा जाता है। ताप के इन मात्रकों के संकेत को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन नहीं, सिर्फ केल्विन के अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि डिग्री का संकेत डिग्री केल्विन के साथ नहीं होता है, इम्पोर्टेंट बात है। आप देखिए यहाँ डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं लिख सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सही है, ये सही है। केल्विन हमेशा के साथ लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। आगे देखिए, और वाक्य के अंत में के अलावा अन्य संकेत के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है, वही जो बताया बिंदु लगाना, डिग्री लगाना। ताप के विषय में लिखते समय आंकिक संख्या और मात्रक के बीच में सदैव एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। अंग्रेजी में एक डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक के पूर्ण नाम का डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, लेकिन किंतु हिंदी में
डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाता है, साधारण सी बात है, उपयोग में लाया जाता है। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जाता है? नहीं, उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है, यानी कि इससे नहीं किया जा सकता। तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर यानी कि बुखार का पता कैसे लगाया जाता था? ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसकी ज्ञान प्राचीन समय में भी होता था, यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती थी, अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ज्वर निश्चित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो ये चित्र देख रहे हैं, एक मिनट, ये पूरी चित्र यही है प्रयोगशाला थर्मामीटर, यही है प्रयोगशाला थर्मामीटर। देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर होता क्या है, इस चीज़ को यहाँ पढ़ेंगे। देखिए चित्र 7.3 के क में दर्शाए गए तापमापी के समान हो सकता है। यह एक कांच की बूंद, यह एक बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब लगा होता है, यही है बल्ब, जिसमें द्रव भरा रहता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है, ताप का पाठ्यांक होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः एल्कोहल देखिए देखने की सुविधा के लिए प्रायः लाल रंग का होता है, और अथवा पारा मरकरी का होता है। देखिए एल्कोहल का होता है या फिर मरकरी होता है। एल्कोहल को हम देखने के लिए लाल रंग कर देते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे है ना, लाल रंग का है ना, तो यही। आइए अवलोकन करें, इस चीज़ की पहचान करें। एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम माप सकता है और कितना अधिकतम माप सकता है, और इस तापमापी का परिसर क्या है, इस तीनों चीज़ को नीचे पढ़ेंगे। दर्शाए गए तापमापी का अवलोकन कीजिए। क्या इसका परिसर बता सकते हैं? देखिए चलिए देख लेते हैं एक बार इस तापमापी का। क्या लग रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ से स्टार्ट है, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और इधर आएंगे तो घटेगा। घटने पर कहाँ आ रहा है? घटने पर -10 आ रहा है। यहाँ पे 10 है, अगर 0 से नीचे जा रहे हैं तो निगेटिव ऑफ 10 ही होगा। कितना होगा? -10 ही होगा। और ऊपर जब जाएंगे, यहाँ 90 है, यहाँ 100 है, 100 से ऊपर तक यहाँ तक है, तो यहाँ कितना है? 110 है। इससे हमें क्या सीख मिलता है? इसका रेंज क्या है? -10 से लेके 110 तक। कितना है? -10 से लेके 110 तक। वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आगे। इसका परिसर -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक है। देखिए पुनः वही प्रयोगशाला तापमापी लीजिए जिसका प्रयोग 7.3 में किया था, और उसका अवलोकन कीजिए। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंकित ताप का अंतर कितना है? क्या कह रहा है पता है? ये जो है यहाँ से यहाँ के बीच का क्या अंतर है, यहाँ से यहाँ के बीच का क्या अंतर है? दो बड़े चिन्ह मध्य छोटे चिन्हों का दर्शाए गए भागों की कितनी संख्या है? एक छोटे भाग द्वारा इंकित ताप कितना है? तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमाप कितना है? सारा प्रश्न का आंसर नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। देखिए दर्शाए गए तापमापी ऊपर जो देखे हैं, एक भाग निकट से खींचा गया है, चित्र संख्या में 7.6 में दिखाया गया है। देखिए यहीं पे क्या आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम सबसे नीचे वाला मान बता सकते हैं? चित्र 7.3 के ख में दर्शाए गए तापमापी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान 10 डिग्री का है। देखिए वही जो हम बता रहे थे, 10 डिग्री, और यहाँ से देखिए यहाँ और यहाँ इसके बीच में कितना अंतर है? 10 का। फिर यहाँ तक ये इसके बीच में 10 का,
यहाँ 20 तक में, इसके बीच में 10 का, वही बताया है कि 10 डिग्री और 20 डिग्री के मध्य कितना ताप का अंतर है, 10 डिग्री। इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग है, अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री भागा 10 यानी कि 1 डिग्री है। ठीक है, यह इसका तात्पर्य यह है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम माप 1 डिग्री सेल्सियस है। जो ऊपर प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर मिल गया है। सबसे छोटा तापमान 1 डिग्री का, 1 डिग्री सेल्सियस का है, सॉरी। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर उनके छोटे भाग का मान भिन्न हो, इसलिए यह आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए। ये आपके लिए है। देखिए, प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि क्या है, यहाँ विधि पढ़ लेते हैं। विधि जानना जरूरी है, चित्र में दर्शाया गया है, चित्र को भी देख लेंगे, पहले हम इस फैक्ट को पढ़ लेते हैं। देखिए, जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबोया जाता है तो इसका बल्ब कौन सा पता है ना, वही लाल वाला बल्ब, बीकर के तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे ये पानी का तली है ना गिलास का, तो यहाँ ये जो है यहाँ, ये नीचे यहाँ नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं सटना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे क्या बोलता है, देखिए 7.4 की भांति तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, हमेशा ऐसे करके रखना चाहिए, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा भी नहीं होना चाहिए। जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूब जाता है तो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए। तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर की सीधे में होना चाहिए। देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ इसका स्तर यहाँ आ गया, तो यहाँ से हमको देखने के लिए सीधे इसके आँख को यहाँ लेके चलेंगे, तब पता चलेगा। या फिर मान के चलिए यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो हमको तो यही दिखेगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से यही दिखेगा, तो हमको लगेगा ये है ताप। लेकिन इसके सीध में देखेंगे तब हमको अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। साधारण सी बात है, वैसे भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। चलिए इसकी माप करते हैं। किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए, तापमापी में द्रव स्तंभ का चढ़ना देखिए, तब प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना बंद न कर दे, अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए क्योंकि जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों के द्वारा लिए गए पाठ्यांक से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो द्रव स्तर गिरने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल परिसर में आएगा। तो प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में पूरा डूब गया है। ऊपर ही बता चुके इस बात को। देखिए, बर्फ़ के टुकड़े हैं इसमें और इसमें उबलता हुआ पानी है। चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ समय पश्चात ऊपर से पढ़ते हैं। आपके शिक्षक द्वारा नीचे दिए गए 2 प्रयोगशाला व्यवस्थित की गई है। अपनी बारी आने पर एक एक करके दोनों व्यवस्थाओं के निकट जाइए और दोनों तापमान के पाठ्यांक अंकित कीजिए। बर्फ और उबलते जल के तापमान क्या अंतर है। देखिए, कुछ समय पश्चात बर्फ और उबलते जल का तापमान पुनः पढ़िए। क्या आप पहले वाले ताप के समान है अथवा परिवर्तित हो चुका है। पहले ध्यान दिया होगा कि जब पानी उबल रहा है इसके तापमान स्थिर रहता है, साथ ही बर्फ पिघल रही हो तो इसका तापमान स्थिर रहता है। ये कोई खास नहीं है, वायु का ताप मापने के लिए दिया गया है आगे, ठीक ना। अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में चिकित्सक के क्लिनिक में अस्पतालों की दीवार पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा। ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताता है। इसे कक्ष तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्ष तापमापी। क्या आपने समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अनुमान लगाया है? इसमें प्रयुक्त दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है इसके द्वारा, ठीक ना। इसे कहते हैं कक्ष तापमापी। किसी स्थान से भी संबंधित मौसम की रिपोर्ट लीजिए, 10 दिनों तक पढ़िए और उसका अनुमान लगाइए और उसको सुनिए। प्रत्येक दिन के लिए वायु का अधिकतम और न्यूनतम ताप का तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। 7.3 में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए, ठीक ना। इसी में देखिए उसका निष्कर्ष क्या निकालता है। सामान्यतः जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है ताप घटता है। सीधी सी बात है, गर्मी आएगा तो गर्मी बढ़ेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं।
उसे ही ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। गर्मी के मौसम को ग्रीष्म ऋतु और ठंडी के मौसम को मौसम को शीत ऋतु कहते हैं। ताप ऑब्वियस सी बात है घटेगा। और भी जाने, देखिए वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप मापन वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए इससे परिचय कर लेते हैं कौन है। इसका नाम है अन्ना मनी। 1918 से 2001 तक इसका जीवन काल रहा है। अन्ना मनी एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने कई मौसम उपकरण का आविष्कार और निर्माण किया है, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। तो यही था चैप्टर, कोई खास बात नहीं थी। आगे सारांश में पढ़ लेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़। इम्पोर्टेंट शब्द जो है वो तो खैर कोई बात नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे है। पूरा चैप्टर इसी में दिया हुआ है, इस चीज़ को ज़रूर पढ़िए। देखिए क्या है, किसी वस्तु का ताप बताता है कि वह कितना गर्म या ठंडा है, सीधी सी बात है और बहुत सिंपल है। किसी वस्तु का ताप कोई वस्तु कितना गर्म है या ठंडा, इस चीज़ को बताता है। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले 3 मापक्रम है, ताप मापक्रम है। क्या? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इन मापक्रमों में ताप के मात्रक है डिग्री सेल्सियस, जिसे डिग्री सेल्सियस से दर्शाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे डिग्री फ़ारेनहाइट से दर्शाते हैं, डिग्री F से दर्शाते हैं, तथा केल्विन जिसे K से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे डिग्री K नहीं दिया गया है, याद रखेंगे डिग्री K ये गलत है, इसको सिर्फ K से दर्शाया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। वयस्क मानव का सामान्यतः ताप 37 डिग्री या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस कहें या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट कहें, दोनों बराबर ही होता है। आगे देखिए ये जो है यहाँ है प्रयोगशाला तापमापियों का माप परिसर। ये जो सीमा होता है यह -10 डिग्री से 110 डिग्री ऊपर हमने अभी बताया है, यही होता है। ठीक ना। तो यही था आज का चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में।